गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। अभी तक हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा था, अब हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड देखेंगे। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं कि फॉरेन कंट्रीज़ में कैसे अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल reporting standards are designed as a common global business standards for reporting the business affairs so that the accounts are understandable and comparable across international boundaries। मतलब हमें इंटरनेशनली कैसे अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहिए जी, जिससे कभी हम कोई और कंट्री के साथ अपना कंपैरिजन कर सकें, हम उनके अकाउंट्स को अपने अकाउंट्स को चेक कर सकें। They are the consequences of growing international shareholding and trade and are particularly important for companies that have dealing in various पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे आजकल आप जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बाकी जो फॉरेन कंट्री है वो भी हमारी कंट्री में पैसा लगाती हैं, तो इसलिए हमें एक जैसा अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए जिससे वो भी हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह देख के समझ सके। These are the sets of rules to be followed while maintaining books of accounts which are comparable, understandable, reliable and relevant as per the user's internal or external। मतलब वही बताया जा रहा है कि जो ये होता है इसमें क्या दिया जाता है, रूल्स दिए होते हैं कि हमें अपने रिकॉर्ड्स को कैसे मेंटेन करना है, अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है कि जिससे हम उसको समझ सकें, कंपेयर कर सकें और वो बिल्कुल रियल हो, रिलेवेंट हो कि कभी भी हमारे को डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। IFRS began as an attempt to harmonize the accounting across the world। IFRS एक क्या था, एक अटेम्प्ट था जिससे हमारे रिकॉर्ड्स को हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री से मैच कर सकें। स्टैंडर्ड्स दैट्स आर इशूड बाय IASC, द प्रीसीडर ऑफ IASB, are still within use today and go by the name of International Accounting Standard, while the standards issued by IASB are called IFRS। मतलब बोला जा रहा है कि IASB ने क्या इशू किया था, IFRS स्टैंडर्ड इशू किए थे। The IASB has continued to develop standards calling the new standards IFRS स्टैंडर्ड। ये आपको दे रखा है कि कौन सा कब रूल्स बनाए गए थे और ईयर ऑफ इशू दिया हुआ है, इफेक्टिव डेट दिया हुआ है और IFRS नंबर दे रखे हैं। नेक्स्ट पेज में आते हैं। ये देखिए आपको नेक्स्ट पेज में दे रखे हैं पूरे IFRS के नंबर कि कौन से अंदर कौन सा रूल है, कब बनाया गया है और नीचे आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दे रखा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि रेवेन्यू का कौन सा नंबर है IASB, तो ये आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। अब हम एडवांटेज में आते हैं। एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड एज वर्ल्ड वाइड expectability of IRS is high, hence there are certain advantage of the adoption of accounting standard। The advantage of this single set of global accounting standard are as mentioned below। यहाँ पे हमें एडवांटेज दे रखे हैं। पहला दिया है मोर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। द सिंगल सेट ऑफ ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्रिएट्स द ट्रस्ट बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टीज। मतलब बोल रहा है कि अगर एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे और एक जैसा हम रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे तो जो पैसा हमारे कंट्री में लगाते हैं तो उनके मन में भी क्या होगा, एक ट्रस्ट टाइप का होगा, वो कभी भी रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। बायर एंड सप्लायर, the foreign investors can easily trust on the financial statement of the company and can make investment easily। वो मतलब हमारे रिकॉर्ड्स देख के कभी भी हमारे कंट्री में पैसा या हमारे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। इट हेल्प्स द कंपनी इन्हांस द कॉन्फिडेंस ऑफ ग्लोबल स्टेक होल्डर्स एंड लीड्स टू एक्सेस टू द इंटरनेशनल कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा कि वो हम इंटरनेशनली अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे, हम इंटरनेशनल लोगों के साथ बिजनेस करेंगे। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन इंक्रीज देयर होल्डिंग इफ द कंपनीज अडॉप्ट IFRS। तो हम कैसे तरीके का हो सकता है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस कर सकते हैं। ग्लोबल कंपेरेबिलिटी, when different companies are located in different countries they use generally accepted accounting principle। मतलब इसमें ये बताया जा रहा है कि जब बहुत सारी कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में होती है, तो वो क्या फॉलो करती हैं, GAAP ऑफ दैट कंट्री। So comparison of financial statement of two companies located in different company is difficult। तो इससे क्या होता है कि हमको एक कंपनी को दूसरे कंपनी से अगर कंपेयर करना हो रिकॉर्ड्स वगैरह तो डिफ़िकल्ट होता है। When all the companies in different country follow the single set of accounting standard। लेकिन अगर सभी कंपनी अलग अलग कंट्री में होने के बावजूद एक जैसे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगी
स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगी, द कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिकम्स ईजी। इसलिए फिर क्या होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। इफ़ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनीज आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू IFRS, ओनर्स इन्वेस्टर्स आर एबल टू कंपेयर इट ईजिली। अगर हम रिकॉर्ड्स को IFRS के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं तो हमारा कंपैरिजन क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। हाई क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। IFRS use a principle based philosophy rather than rule based concept of philosophy। ये किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है। रूल बेस्ड philosophy may be good for some entities and bad for others, और मे बी गुड इन वन पीरियड और बैड इन अदर पीरियड। मतलब रूल जो बेस्ड फिलॉसफी होती है वो एक समय के लिए कभी कभी अच्छी हो सकती है, दूसरे समय वो ख़राब हो सकती है। वेयर एज प्रिंसिपल बेस्ड फिलॉसफी ऑलवेज शोज इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंट पिक्चर। लेकिन जो प्रिंसिपल बेस्ड होती है वो हमेशा सही चीज़ दिखाती है और इक्वल दिखाती है। IFRS ऑलवेज लुक इन टू द सब्सटेंस ओवर द लीगल फॉर्म, दिस इम्प्रूव्स द क्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए जो IFRS है वो हर चीज़ को लीगल तरीके से देखता है और क्वालिटी प्रोवाइड कराता है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। हेल्प इन ऑडिट। IFRS इंश्योर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव कंप्लीट, रिलेवेंट, एक्यूरेट पिक्चर एंड ट्रांसपेरेंट पिक्चर ऑफ ट्रांजेक्शन। जो IFRS होता है वो हमें हेल्प करता है कि जो हम रिकॉर्ड्स वगैरह बना रहे हैं, स्टेटमेंट मेंटेन कर रहे हैं, वो बिल्कुल कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो और हमें सही चीज़ दिखाए कि हमारे बिजनेस में चल क्या रहा है। देयर इज़ लीस्ट स्कोप ऑफ मैनिपुलेशन। यहाँ पे बदलाव करने के बहुत कम चांसेस होते हैं। द ऑडिटर्स कैन नॉट ओनली ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ कंपनी इन देयर कंट्री बट ऑल्सो ऑडिट एट इंटरनेशनल लेवल। हम सिर्फ ऑडिटर्स अपने कंट्री नहीं, दूसरे कंट्री के भी रिकॉर्ड्स को ऑडिट कर सकते हैं ईजिली। अब आता है एप्लीकेशन ऑफ IFRS इन इंडिया, मतलब इसका यूज़ क्या है। चलिए हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। The International Financial Reporting Standard has not made fully applicable in its original form in India। इंडिया में मतलब इसका हम ओरिजिनल फॉर्म यूज़ नहीं कर रहे हैं। In this connection, the General Accepted Accounting Principle has been equivalent to IFRS as IND AS and is made applicable in India। हमारे इंडिया में क्या यूज़ करते हैं हम, GAAP। In this reference, company in India can voluntarily adopt IND AS for periods beginning or after 1st April 2015 with comparatives for period ending 31st March 2050 or thereafter. However, once they have chosen this path, they cannot switch back. At present, IFRS in India is made mandatory to be applicable in phase manner. These phase are as under। हमारे इंडिया में हम उसको फेज़ के तौर पे फॉलो करते हैं और ये हमें फेज़ दे रखा है। Phase 1, India will be applicable, INDS will be applicable to the following companies for period beginning on or after, मतलब जो कंपनियाँ 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट हुई हैं विथ कंपैरेटिव फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 2016, और इनका जिनका एक साल कब ख़त्म होता है, 31 मार्च 2016 और देयर आफ्टर। नेक्स्ट पेज में आते हैं, तो इसमें यही दिया हुआ है, कंपनीज हुज इक्विटी और डेप्ट सिक्योरिटी आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और INR और मोर। मतलब इसमें यही बताया गया है कि जिन कंपनी के इक्विटी और डेप्ट सिक्योरिटीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाली हैं और कितने की हैं, 5 करोड़ तक की हैं, 500 करोड़ की हैं। कंपनीज हैविंग नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ INR और मोर देन दोज कवर्ड अबव। होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एसोसिएट कंपनीज और कवर्ड ओवर्स में यही बताया गया है कि फ़ेज़ 1 में कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। फ़ेज़ 2 में भी आपको देखिए बताया गया है कि इंडिया AS will be mandatory applicable to the following company for the period on or after 1st April 2017। फेज़ सेकेंड किस में लगता है, 1 अप्रैल 2017 के बाद वाली कंपनियों में विथ कंपैरेटिव फॉर द पीरियड एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017 और देयर आफ्टर। इसमें भी यही बताया गया है कि कंपनीज हुज इक्विटी और डेब्ट सिक्योरिटीज़ आर लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड हैविंग नेट वर्थ ऑफ लेस देन 500 करोड़, मतलब 500 करोड़ से कम इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन कवर्ड इन फेज़ 1 and 2 whose net worth are more than 250 crore INR but less than 500 crores, होल्डिंग सब्सिडरी जॉइंट वेंचर और एसोसिएट कंपनीज ऑफ अवर कंपनीज। तो इसमें आपको यही मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी कंपनीज कौन से फेस में आती हैं। चलिए हम चैलेंजेस देखते हैं ऑफ IFRS इन इंडिया।
Adoption of IFRS means that entire set of financial statement will be required to undergo a drastic change. मतलब अगर आपको IFRS लाना है यूज़ में, फॉलो करना है, तो आपको पूरे रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करने के सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा. द डिफरेंस आर वाइड एंड very deep rooted. It would be the challenge to bring about awareness of IFRS and its impact among the users of financial statement. और सबको नॉलेज देनी पड़ेगी कि IFRS होता क्या है, इससे हम रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं. बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस लाने की ज़रूरत है. लैक ऑफ ट्रेनिंग फैसिलिटी एंड एकेडमिक कोर्सेज ऑन IFRS विल ऑल्सो पोस्ट चैलेंज इन इंडिया. हमारे इंडिया में इतने अच्छे कोर्सेज नहीं हैं, एजुकेशन सेंटर नहीं है जो IFRS को नॉलेज दे सकें. देयर इज़ अ नीड ऑफ टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन IFRS and its applicability. Currently, the reporting requirements are governed by various regulators in India and their provisions override other laws. IFRS does not recognize as overriding laws. The regulatory and legal requirement in India will pose a challenge unless the same is being addressed by respective regulatory. मतलब इंडिया में बहुत चैलेंज है क्योंकि इंडिया के अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. IFRS convergence would affect most of the items of financial statement. Consequently, the tax liabilities would also undergo a change. मतलब हमारे टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं उसमें चेंज आ जाएगा. Thus, the taxation law should address the treatment of tax liability arising on convergence from Indian GAAP to IFRS. The IFRS uses a fair value as a measurement base for valuing most of the items of financial statement. The use of fair value accounting can bring a lot of instability and prejudice to financial statement. It also enables a lot of hard work in arriving at the fair value and valuation expert have to be used. मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे हमें. जो मेथड यूज़ करते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा. सबको उस चीज़ के बारे में नॉलेज देनी पड़ेगी. इसलिए बहुत ज़्यादा चैलेंज है अगर हम एक्सेप्ट करते हैं IFRS को इंडिया में. तो